नमस्कार, मैं आस्था कुकरेजा एक बार फिर आप सभी का आपके अपने मंच पढ़ लो इंडिया में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम लोग हमारा अभिव्यक्ति और माध्यम वाली जो हमारी तीसरी पुस्तक है, हम उसका दूसरा अध्याय शुरू कर चुके हैं, जिसका नाम था पत्रकारीय लेखन और उसके विभिन्न प्रकार या उसके विभिन्न लिखने के तरीके। तो आज हम उस चैप्टर का हम आधा पार्ट कर चुके हैं। हम उसका जो अगला पार्ट है, जो अगला भाग है, वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए एक बार शुरू करते हैं उसके उस दूसरे भाग से। तो हम लोगों ने कल फीचर के बारे में जाना कि फीचर क्या होता है, मनोरंजनात्मक होता है। हमने फीचर और समाचार पत्र में हमने एक अंतर जाना। आज हम लोग फीचर के प्रकार जानेंगे और हम उसके बारे में और भी विस्तृत रूप में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास मुख्य रूप से फीचर जो होते हैं उनके कुछ प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं, उनके ऊपर बात कर लेते हैं एक बारी। जो फीचर होते हैं इसके कुछ प्रकार है, जैसे कि समाचार फीचर होता है, घटना परक फीचर होता है। समाचार जो फीचर होता है वो कोई समाचार प्रदान करता है। घटना परक फीचर किसी घटना से जुड़ा हुआ होता है। व्यक्ति परक फीचर किसी सिर्फ एक ही व्यक्ति से जुड़ा हुआ होता है। लोकाभिरुचि फीचर पूरे के पूरे लोगों में अभिरुचि पैदा करने वाला होता है। सांस्कृतिक फीचर किसी संस्कृति से जुड़ा हुआ होता है। या साहित्यिक फीचर जो है साहित्य में जब हम किसी चीज में साहित्य का झुकाव करते हैं तो साहित्यिक फीचर होता है। विश्लेषण फीचर जो किसी चीज को बहुत ही ज्यादा विश्लेषित करता है, उसका विस्तृत रूप प्रदान करता है। और विज्ञान फीचर जब हम किसी चीज में वैज्ञानिक कोई लेख लिखते हैं तो वो हमारा विज्ञान फीचर होता है। यहाँ पर हमारे ये मुख्य रूप से कुछ यहाँ पर फीचर जो है हमारे सामने दिए गए हैं। ये 8 फीचर है हमारे सामने। तो ये हमें इनके प्रकार या इनके नामों के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद है फीचर लेखन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जिसका हमें फीचर लिखते समय ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो पहला है कि फीचर को सजीव बनाने के लिए उसमें उस विषय से जुड़े लोगों की मौजूदगी होनी बहुत ही जरूरी होती है। अगर आप चाहते हैं कि दर्शकों को आपका फीचर पसंद आए तो ऐसे में आपको उससे संबंधित सजीवता बनाने के लिए, आपको उसको मनोरंजनात्मक बनाने के लिए जिससे जुड़ा वो फीचर है, आपको उसमें उसकी मौजूदगी को डालना पड़ेगा। फीचर के कथ्य को पात्रों के माध्यम से बताना चाहिए, यानी कि आप उसमें कुछ पात्र निर्धारित कर दीजिए। उसको एक लेख बनाने की बजाय पात्रों को एक नाटक की तरह उसको डाल दीजिए, वो ज्यादा प्रभावी होगा। कहानी को बताने का अंदाज ऐसा हो कि पाठक यह महसूस करे कि वो घटनाओं को खुद ही देख रहे हैं या वो खुद ही सुन रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। फीचर मनोरंजनात्मक हो, सूचनात्मक हो। फीचर कोई शोध रिपोर्ट यानी कि फीचर के माध्यम से आप किसी चीज का रिसर्च नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, तो ये शोध रिपोर्ट नहीं है। इसे किसी बैठक या सभा के कार्यवाही विवरण की तरह नहीं। आप फीचर लिखने के बाद ये नहीं कि आप किसी चीज की कार्यवाही कर पाए। फीचर एक सामान्य लेख होता है जिसमें हम विभिन्न लेख लिख सकते हैं, लेकिन फीचर से कोई भी शोध नहीं हो सकता या फीचर से कोई भी कार्यवाही जो है वो नहीं हो सकती है। फीचर का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होना चाहिए कि आप फीचर क्यों लिख रहे हैं। जैसे कि अभी मान लीजिए मैं फीचर लिखने के लिए जो है अगर मैं कोई भी प्रकरण लूं कि संस्कृति का लूं कि हमारे आसपास की जो संस्कृति है या पश्चिमी सभ्यता का जो असर है वो ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है और जो भारतीय सभ्यता है, जो भारतीय संस्कृति है वो खत्म हो रही है, तो इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि हमें हमारी भारतीय संस्कृति को बरकरार रखना है, तो हमें उसके ऊपर लेख लिखना है। या बुक फेयर शुरू हो रहा है या फिर तो हमें उसके ऊपर, या अगर हमारा देखें कि हमारा ये मेला लगता है हर साल जिसको हम ट्रेड फेयर प्रगति मैदान में जाते हैं वहां पर लगता है, तो उसका एक उद्देश्य होता है कि हमारे अपने देश में विभिन्न चीजों से बाहर के अन्य देशों को परिचित कराया जाए और वहां के लोगों को हमारी संस्कृति के बारे में पता चले। हमारा जो देश है उसमें हमारी चीजों के बारे में देश दुनिया तक की सब लोगों को हमारी चीजों के बारे में पता चले। तो जब हम ऐसी चीजों के ऊपर कोई फीचर लिखते हैं तो उसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है अपने देश की संस्कृति का प्रचार प्रसार विभिन्न देशों में करना। ठीक है। उसके बाद है फीचर तथ्यों, सूचना और विचारों पर आधारित कथात्मक विवरण और विश्लेषण। हम किसी सूचना के बारे में जब हम कोई कथा बता रहे होते हैं तो वो फीचर होता है। फीचर कोई भी शोध नहीं करता है। फीचर लेखन का कोई निश्चित ढांचा या फॉर्मूला नहीं होता, इसे कहीं से भी आरंभ या अंत या मध्य किया जा सकता है। अब मैं कोई
किसी चीज पर लिख रही हूँ तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि उसको कि पहले उसके लिए कहा क्या कैसे कब यही सब करना है, बाद में आप उसका निष्कर्ष निकालें। उसको आप कैसे भी शुरू कर सकते हो। फीचर का हर पैराग्राफ अपने पहले के पैराग्राफ से सहज तरीके से जुड़ा, बिल्कुल ये बहुत जरूरी बिंदु है कि पहली चीज दूसरी चीज से जुड़ी हुई होनी चाहिए और उसमें प्रारंभ से अंत तक प्रवाह और गति जो है वो बनी रहनी चाहिए। पैराग्राफ छोटे होने चाहिए तथा एक पैराग्राफ में एक पहलू पर ही फोकस करना चाहिए। अगर आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, पैराग्राफ अगर आप संस्कृति से जुड़ा हुआ लिख रहे हैं तो उसमें आपको संस्कृति से ही फोकस करना चाहिए। आपको एक चीज में एक समय पर एक ही चीज पर जो फोकस है आपको उस चीज पर करना चाहिए। आपको एक उसमें उदाहरण दिया गया है कि कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर फीचर है, जैसे कि कोई एक फीचर लिखा है कि कुछ आदतें जो छूटती नहीं उस पर है। एक उदाहरण दिया गया है कि बार बार एक ही शब्द दोहराने की आदत आपको मुश्किल में डाल देती है। खुद पर विश्वास और दृढ़ निश्चय हो तो आप इससे छुटकारा पाने में सफल हो सकते हैं। तकिया कलाम यानी सकून तकिया, सोते समय सिर को आराम देने के लिए जैसे तकिए का सहारा लिया जाता है, उसी प्रकार अपने कथन या उक्ति को जोर देने के लिए आपकी कृपा यानी कि बार बार है ना शब्द का सहारा लिया जाता है। तो अब शब्द में जो है रिपीटिशन को रोकने के लिए एक आर्टिकल एक फीचर लिखा गया है जिसमें ये चीज बताई गई है कि शब्द को जो है रिपीटिशन ना करें, अपने आप पर विश्वास रखें और अपनी बातों को जो है सबके सामने कहिए। आदतें हैं छूटती नहीं है, लेकिन अगर बुरी आदतें हैं तो उन पर थोड़ा सा काबू पाया जा सकता है, तो उसके ऊपर ये फीचर है। तो हमें ऐसे ऐसे फीचर जो है लिखते समय उसका उद्देश्य जो है हमारा वो निर्धारित होना चाहिए। फिर उसके बाद हमारा ये एक और उदाहरण दिया गया है, ये उदाहरण मैं आपको नोट्स में दे दूंगी, उसके लिए आपको अलग से यहाँ पर इतना सारा देखने की जरूरत नहीं है। आपको उदाहरण जो है आप खुद से भी इसके बहुत सारे लिख सकते हैं। मैं फीचर के बाद हमारे अगले प्रकरण रिपोर्ट पर आती हूँ। रिपोर्ट क्या होती है और ये क्यों लिखी जाती है, हम इसके ऊपर एक बारी बात करते हैं। तो रिपोर्ट समाचार पत्र, रेडियो और टेलीविजन की एक विशेष विधा है जिसके माध्यम से किसी घटना, समारोह या आंखों देखी किसी अन्य कार्यक्रम की रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की जाती है। चूंकि दूरदर्शन दृश्य एवं श्रव्य दोनों ही उद्देश्य पूरा करने वाला माध्यम है, अतः इसके लिए आंखों देखी घटना की रिपोर्ट तैयार की जाती है, जबकि रेडियो के लिए केवल सुनने योग्य रिपोर्ट जो है वो तैयार करने से काम चल जाता है। वास्तव में रिपोर्ट जो है वो वर्तमान में लिखी जाती है, आपकी भूतकाल की घटनाओं पर आधारित। तो जो रिपोर्ट होती है वो आपकी बिल्कुल भूत पर आधारित होती है और भूतकाल में ही लिखी जाती है कि एक्सीडेंट हुआ था, इतने लोग मरे थे, इतने लोग वहां पर बैठे थे, इतने लोगों ने उसको संभाला था। जो आपकी रिपोर्ट होती है वो आपकी भूतकाल में लिखी जाती है। कभी संचालक द्वारा दी जा रही कार्यवाही का विवरण देकर उसे रिपोर्ट का आधार बनाकर तैयार कर ली जाती है। यानी कि जिस समय घटना कोई हो जाती है उसके बाद जो लेख लिखा जाता है और वो जब भूतकाल में लिखा जाता है तो वो रिपोर्ट की फॉर्म में तैयार किया जाता है। अब इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, हम उसकी विशेषताओं पर बात करेंगे। रिपोर्ट की पहली मुख्य विशेषता उसकी संक्षिप्तता है। एक तो हमें उसको बढ़ाना नहीं है, छोटे शब्दों में खत्म करना है। संक्षिप्त रिपोर्ट को ही लोग पढ़ पाते हैं, ज्यादातर विस्तृत रिपोर्ट पढ़ी नहीं जाती, अतः उसे तैयार करना उद्देश्यहीन हो जाता है। आप अगर किसी चीज को जितना ज्यादा बड़ा करोगे वो उतनी उद्देश्यहीन हो जाएगी, तो आपको उसको छोटे से छोटे शब्दों में खत्म कर देना चाहिए। रिपोर्ट की दूसरी मुख्य विशेषता उसकी निष्पक्षता है। रिपोर्ट को प्रभावशाली बनाने के लिए निष्पक्ष, यानी बिल्कुल आपको अगर आप किसी के बारे में रिपोर्ट लिख रहे हैं तो आपको सबसे पहले निष्पक्ष होना होगा। आप किसी एक पक्ष को महत्वपूर्ण और दूसरे पक्ष को कम महत्वपूर्ण अपने हिसाब से मानकर नहीं लिख सकते, आपको बिल्कुल निष्पक्ष होकर वो चीज लिखनी होगी। रिपोर्ट की तीसरी प्रमुख विशेषता उसकी सत्यता है। सही रिपोर्ट लिखनी है, गलत नहीं लिखनी है। इस तथ्य को रहित रिपोर्ट अप्रासंगिक और निरुद्देश्य हो जाती है। असत्य रिपोर्ट पर कोई ना कोई विश्वास करता है और उसे पढ़ना जो है ना तो कोई उस असत्य रिपोर्ट पर विश्वास करेगा और ना ही कोई उसे पढ़ना पसंद करेगा। तो फिर रिपोर्ट जो है वो सत्य घटनाओं पर आधारित होनी चाहिए। रिपोर्ट की अगली विशेषता है उसकी पूर्णता। एक तो वो पूर्ण होनी चाहिए। आधी अधूरी रिपोर्ट से रिपोर्टर का ना तो उद्देश्य पूरा होगा और ना ही वो पाठकों के समझ में आएगी।
रिपोर्ट की अगली विशेषता होती है उसका संतुलित होना, अर्थात इसे सभी पक्षों को समान महत्व देते हुए तैयार करना चाहिए, तो उसमें उसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर एक रिपोर्ट के कुछ उदाहरण है। रिपोर्ट लिखी गई है मुंबई पर हमले के संबंध में सरकारी लापरवाही के संबंध में, रिपोर्ट कि मुंबई में एक हमला हुआ जिसमें सरकार ने लापरवाही की, तो उससे संबंधित एक रिपोर्ट हमें लिखनी है। खुलासा क्या है कि मुंबई पर हमले के संबंध में रिपोर्ट पेश है। अब एक बार रिपोर्ट देख लेते हैं कि कमजोर थे हम, मुंबई आतंकी हमले की जांच करने वाली प्रधान समिति ने मुंबई के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर हसन गफूर की गंभीर चूक पाई है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि गफूर आतंकी हमले के दौरान शहर में फैले युद्ध जैसी स्थिति से निपटने में नाकाम रहे और रिपोर्ट में राज्य व शहर के आला अधिकारियों पर हमले के दौरान सामान्य कार्य प्रणाली का पालन न करने का आरोप लगाया गया है। इसमें पुलिस फोर्स के तत्काल उन्नयन एवं लगातार समीक्षा के सुझाव भी दिए गए हैं। ये रिपोर्ट जो है आपके सामने प्रस्तुत की गई है उस पूरी घटना की जिसमें मुंबई सरकार ने जो है लापरवाही बरती है। अब इसमें रिपोर्ट के कौन कौन से प्रकार हैं एक बार वो देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर आती है खोजी रिपोर्ट, जिसको हम इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे इन डेप्थ रिपोर्ट आती है। तीसरे नंबर पे विश्लेषणात्मक रिपोर्ट आती है और चौथे नंबर पे विवरणात्मक रिपोर्ट जो है हमारी आती है। 4 प्रकार की हमारी मुख्य रूप से रिपोर्ट होती है। सबसे पहले है हमारी खोजी रिपोर्ट या इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। होती क्या है? इस प्रकार की रिपोर्ट में रिपोर्टर मौलिक शोध, बच्चों मौलिक का मतलब होता है ओरिजिनल, कोई भी चीज जो ओरिजिनल तरीके से किसी के सामने प्रस्तुत की जाती है, और छानबीन करना, किसी चीज को ढूंढना, उस चीज के निष्कर्ष तक पहुंचना के जरिए ऐसी सूचना या तथ्य सामने लाता है जो सार्वजनिक तौर पर पहले से उपलब्ध नहीं थी। खोजी रिपोर्ट का इस्तेमाल आमतौर पर भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए किया जाता है। ज्यादातर ये खोजी रिपोर्ट सीबीआई के पास होती है। अभी जो बीच में एक जो मर्डर केस आया था जिसमें सुशांत का मर्डर केस आया था, उसका जो भी उसकी रिपोर्ट आई थी वो खोजी में, क्योंकि लगातार सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करी थी, खोजा था उसके पीछे के क्या जुड़े हुए किस्से थे, किस तरीके से चीजें हुई हैं, सब कुछ इसके अंतर्गत जो है वो आई थी, तो ये चीज उसके अंदर शामिल होती है। अगला है इन डेप्थ। डेप्थ मतलब डीप में। इस प्रकार की रिपोर्ट में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचना और आंकड़ों की गहरी छानबीन, अब इसके अंदर बहुत ही ज्यादा गहरे लेवल पर छानबीन की जाती है और उसके आधार पर किसी घटना, समस्या या मुद्दे से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पहलुओं को जो सामने है वो लेकर आया जाता है। फिर अगली है हमारी विवरणात्मक रिपोर्ट। इस तरह की रिपोर्ट में किसी घटना या समस्या के विस्तृत और बारीक विवरण को प्रस्तुत, अब घटना के संबंध में विस्तृत या बारीक विवरण दिया जाता है और विभिन्न प्रकार की विशेष रिपोर्टों को समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है, लेकिन कई बार ऐसी रिपोर्टों को फीचर शैली में भी लिख लिया जाता है। तो विवरण मतलब कि किसी चीज का विवरण देना उसके अंतर्गत शामिल होता है। अब है विचार परक लेखन। क्या होता है कि अखबारों में समाचार और फीचर के अलावा विचार परक सामग्री का भी प्रकाशन होता है। हमने भी रिपोर्ट पढ़ा, अब हमारा आता है विचार परक लेखन। अब ये क्या होता है? तो अखबारों में इसका भी समावेश जो है आपको देखने को मिल जाता है। कई अखबारों की पहचान उनके वैचारिक रुझान से होती है। एक तरह से अखबारों में प्रकाशित होने वाली विचारपूर्ण लेखन से उस अखबार की छवि बनती है। तो अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय अग्रलेख, लेख और टिप्पणियां इसी विचार परक पत्रकारीय लेखन की श्रेणी में जो है वो आते हैं। इसके अलावा विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों या वरिष्ठ पत्रकारों के स्तंभ भी विचार परक लेखन के अंतर्गत आते हैं। बच्चों प्रश्न पूछ लिया जाता है कि विचार परक लेखन में किन किन चीजों को शामिल जो है वो किया जाता है। तो विचार परक लेखन के अंतर्गत जो है विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ, वरिष्ठ पत्रकारों के संबंध स्तंभ जो है इनको शामिल किया जाता है। कुछ अखबारों में संपादकीय पृष्ठ के सामने ओप एंड पृष्ठ पर भी विचार परक लेख, टिप्पणियां और जो स्तंभ होते हैं वो प्रकाशित होते हैं। ये आ रहा है। अगला है संपादकीय जो लेखन होता है वो संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय को उस अखबार की आवाज माना जाता है। संपादकीय के जरिए अखबार किसी घटना, समस्या या मुद्दे के जो प्रति अपनी जो राय है वो प्रकट करते हैं। संपादकीय किसी व्यक्ति विशेष का विचार नहीं होता, इसीलिए उसे किसी के नाम के साथ नहीं छापा जाता। संपादकीय लिखने का दायित्व उस अखबार में काम करने वाले संपादक और उनके सहयोगियों पर होता है। अभी हमने एक खबर पढ़ी थी जिसमें था कि वरिष्ठ संवाददाता, तो वहां पर किसी एक पर्टिकुलर का नाम नहीं होता।
उसके बाद है आमतौर पर अखबारों में सहायक संपादकीय संपादकीय लिखते हैं और कोई बाहर का लेखक या पत्रकार संपादकीय जो है वो नहीं लिख सकता, ये बहुत जरूरी है। तो हिंदी में अखबारों में कुछ में 3, कुछ में 2 और कुछ में केवल 1 ही संपादकीय प्रकाशित होता है। संपादकीय का एक उदाहरण हमारे सामने अब यहाँ पर प्रस्तुत है, जिसमें कि विश्व योग दिवस के बाद का एक संपादकीय लेखन हमारे सामने लिखा गया है। भारत की पहल पर रविवार को आयोजित प्रथम विश्व योग दिवस को आने वाले दौर में योग की ग्लोबल पॉपुलैरिटी की वानगी के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ से आगे योग को लेकर भारत की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। मन को स्थिर और शरीर को चपल बनाने वाले इस विज्ञान को दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग तरह से आजमाया जा रहा है। स्वयं भारत में भी विभिन्न संस्थान और आचार्य इसे अपने अपने ढंग से बरतते हैं। मानक स्वरूप जैसी कोई चीज योग पर लागू नहीं होती है। तो योग के ऊपर एक संपादकीय जो लेखन है, जो कि किसी एक पर्टिकुलर संपादक ने नहीं लिखा है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है, यहाँ पर एक सीधा एक लेख जो है वो लिख दिया गया है। ये हुआ हमारा संपादकीय लेखन। अगला हम पढ़ेंगे स्तंभ लेखन की स्तंभ लेखन से आप क्या समझते हैं। स्तंभ लेखन का मतलब होता है कि स्तंभ लेखन में विचार परक लेखन का एक प्रमुख रूप माना जाता है। कुछ महत्वपूर्ण लेखक अपने खास वैचारिक रुझान के लिए जाने जाते हैं, उनकी अपनी एक लेखन शैली भी विकसित हो जाती है। ऐसे लेखकों की लोकप्रियता को देखकर अखबार उन्हें एक नियमित स्तंभ लिखने का जिम्मा दे देते हैं। स्तंभ का विषय चुनने और उनमें अपने विचार व्यक्त करने की स्तंभ लेखक को पूरी छूट होती है। स्तंभ में लेखक के विचार अभिव्यक्त होते हैं, यही कारण है कि स्तंभ अपने लेखकों के नाम पर जाने और उसे पसंद किए जाते हैं। अब जो स्तंभ लिखे जाते हैं वो लेखकों के नाम के साथ लिखे जाते हैं। कुछ स्तंभ इतने लोकप्रिय होते हैं कि अखबार उनके कारण भी पहचाने जाते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर एक स्तंभ लेखन का उदाहरण है कि पलट सकते हैं पश्चिम एशिया के कुछ समीकरण, कि पश्चिम एशिया में जो चीजें हो रही हैं वो पलट सकती हैं। तो ये लिखा है महेंद्र राजा जैन ने लिखा है, जो कि वरिष्ठ हिंदी के लेखक हैं। और इन्होंने ये जो लेख लिखा है उसमें लिखा है कि पश्चिम एशिया के हालात से जिन्हें जरा सा भी सरोकार है, उन्हें यह जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि सऊदी अरब और इजराइल में गुपचुप वार्ताएं चल रही हैं, यहाँ तक कि दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग की बात भी हो रही है। और दोनों की यह कूटनीति को टिल्ले के अर्थशास्त्र की इस उक्ति की याद दिलाती है कि दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। तो यहाँ पर जो है पलट सकते हैं पश्चिम एशिया के समीकरण, उसके ऊपर एक जो है लेख लिखा गया है, स्तंभ लेख, जिसको एक लेखक के नाम के साथ प्रस्तुत किया गया है। अब अगला एक आता है बच्चों, इसमें संपादक के नाम पत्र आप किस प्रकार से लिखते हैं। हम पत्र हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसको लिखना कैसे है थोड़ा सा उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। अखबारों के संपादकीय पृष्ठ और पत्रिकाओं की शुरुआत में संपादक के नाम पाठकों के पत्र भी प्रकाशित होते हैं, कि जो पाठक संपादकों के नाम पत्र लिखते हैं। सभी अखबारों में यह एक स्थायी स्तंभ होता है, यह पाठकों का अपना स्तंभ होता है। इस स्तंभ के जरिए अखबार के पाठक न सिर्फ विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करते हैं, बल्कि जन समस्या को भी उठाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे यहाँ पर कोई पानी की समस्या है, कोई बिजली की समस्या है या कोई चोरी की समस्या है, तो यहाँ पर संपादक के नाम पत्र लिखकर इन समस्याओं को उठाया जाता है। इस तरह से यह स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है। जरूरी नहीं है कि अखबार पाठकों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से सहमत हो। अब जरूरी नहीं है कि पाठक ने जो विचार दिया हो अखबार उससे सहमत भी हो। यह स्तंभ नए लेखकों के लिए लेखन की शुरुआत करने और उन्हें हाथ मंजने का भी एक बहुत ही अच्छा अवसर देता है। अब बच्चों यहाँ पर एक संपादक के नाम पत्र का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है सबके लिए, जो कि एक पत्र है कि 19 जनवरी का संपादकीय सिर पर एक छत पड़ा। असल में आर्थिक उदारीकरण के बाद हमारे यहाँ रियल एस्टेट क्षेत्र में जो भारी उछाल आया वह मध्य और उच्च मध्य वर्ग तक सीमित था। बेशक यह फैसला सरकार की आर्थिक सेहत के अनुकूल नहीं है। आगे ब्याज दर बढ़ने की स्थिति में उस पर सब्सिडी का बोझ और भी बढ़ सकता है, लेकिन आर्थिक तरक्की कर रहे देश की छवि के लिए ठीक नहीं कि सभी नागरिकों के सिर पर छत ना हो। एक संपादक के नाम पर पत्र लिखा गया है जो सबके लिए पत्र है और जिसमें थोड़ा सा आर्थिक उदारीकरण के ऊपर जो बात है वो की गई है। अब उसके बाद बच्चों आता है हमारा साक्षात्कार। क्या होता है साक्षात्कार? का मतलब होता है इंटरव्यू, जिससे हमेशा या प्राय हर व्यक्ति डर जाता है जब उसके सामने इंटरव्यू का नाम आता है। तो एक बार उसके ऊपर बात करते हैं कि समाचार माध्यमों में साक्षात्कार का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। जब किसी
बड़ी हस्ती का इंटरव्यू लिया जाता है, मान लीजिए कि अमिताभ बच्चन जी का इंटरव्यू लिया गया है, तो उसके पूरे के पूरे लेख छपते हैं। या किसी अगर जैसे कि अभी 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 हमने न्यूज पढ़ा है कि आईएएस में एक बच्ची जो है वो आईएएस टॉपर बनी है, तो ऐसे ऐसे बच्चों का जो इंटरव्यू है वो लिया जाता है कि आपने पढ़ाई कैसे करी, कितना समय लगाते थे, क्या क्या आपके पास सोर्सेज थे, तो हर एक चीज का इंटरव्यू लिया जाता है और अखबार में इसको छापा जाता है। पत्रकार एक तरह से साक्षात्कार के जरिए ही समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट और अन्य तरीके के कई पत्रकारीय लेखन के लिए कच्चा माल जो है इकट्ठा करते हैं। अब पत्रकार या साक्षात्कार और सामान्य बातचीत में यह फर्क होता है कि साक्षात्कार में एक पत्रकार किसी अन्य व्यक्ति से तथ्य, उसकी राय और भावनाएं जानने के लिए सवाल पूछता है। साक्षात्कार का एक स्पष्ट मकसद और ढांचा होता है। एक सफल साक्षात्कार के लिए आपके पास न सिर्फ ज्ञान होना चाहिए बल्कि आपके पास संवेदनशीलता भी होनी चाहिए, कूटनीति भी होनी चाहिए, धैर्य भी होना चाहिए और आपके पास साहस जैसे गुण होने चाहिए, तभी आप एक अच्छा साक्षात्कार संभव बना सकते हैं। अब इसका है कि सफल और अच्छा साक्षात्कार कैसे लें। तो पहला है, जिस विषय पर और जिस व्यक्ति के साथ साक्षात्कार आप करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको एक तो सबसे पहले पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, आप उसका जो निष्कर्ष निकालना चाहते हैं उसका स्पष्ट रहना बहुत जरूरी है। जैसे आईएएस के लिए जो लड़की का अगर आप साक्षात्कार कर रहे हैं तो उसका निष्कर्ष किया कि बाकी बच्चे भी उस चीज से अभिप्रेरित हो और वो भी अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे, वो गिव अप ना करे, हार ना माने। तो आपका वो उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। आपको वो सवाल पूछने चाहिए जो आम पाठक के मन में हो सकते हैं। जैसे कि एक अगर आईएएस वाली लड़की का अगर हम इंटरव्यू ले रहे हैं तो इंटरव्यू में क्या क्या प्रश्न आपसे पूछेगा, ये बहुत ही कॉमन सवाल है उन लोगों के लिए जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या परीक्षा किस प्रकार से करते थे, कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी आपने, कौन कौन से जो चीजें हैं आपने वो कवर करी, कितनी देर पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे, कहाँ से कोचिंग ली, वो सब की सब चीजें उस इंटरव्यू में पूछी जानी चाहिए ताकि जो लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं वो लोग उसके बारे में अपने सोर्सेज जाने, ताकि वो भी आगे इस तरीके से बढ़ने के लिए प्रेरित हो। साक्षात्कार को अगर रिकॉर्ड करना संभव हो तो बेहतर है, लेकिन संभव ना हो तो आप उसके जो नोट्स हैं आप वो लेते रहें। साक्षात्कार को लिखते समय आप दो में से कोई भी एक तरीका अपना सकते हैं। एक, आप साक्षात्कार को सवाल और फिर जवाब के रूप में लिख सकते हैं, या फिर उसे एक आलेख के रूप में भी आप लिख सकते हैं। अब एक साक्षात्कार का उदाहरण है कि अभी तो मैं जवान हूँ, 3 दशक से भी अधिक समय से बॉलीवुड में सक्रिय 57 वर्षीय अनिल कपूर आज भी 35 वर्ष के नजर आते हैं। ये साक्षात्कार एक लेख के रूप में लिखा गया है, आप इसको जो है सवाल और जवाब के रूप में भी लिख सकते हैं। लेकिन किरदारों के चुनाव में वे अपनी उम्र को भी ध्यान में रखते हैं। वे बॉलीवुड हॉलीवुड में पूरी तरह से सक्रिय हैं। हाल ही में रिलीज जोया अख्तर निर्देशित फिल्म दिल धड़कने दो में उनके द्वारा निभाए गए किरदार कमल मेहरा की सभी तारीफ कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि लंबे समय बाद इंडस्ट्री को एक नया पिता मिला है जो फिल्म के हीरो को भी टक्कर दे सकता है। ये एक साक्षात्कार है जो कि उनसे बात करने के बाद एक लेख के रूप में लिखा गया है। देखिए, यहाँ पर उनसे कुछ प्रश्न पूछे गए थे उस साक्षात्कार में, तो एक बार एक प्रश्न पर मैं आपके साथ बात करना चाहूंगी। उनसे एक रिपोर्टर ने प्रश्न पूछा कि आप हर फिल्म में कुछ अलग करते हुए नजर आते हैं, लोग कहते हैं कि आपकी प्रतिभा दिन प्रतिदिन निखर रही है। तो ये प्रश्न पूछा गया है, एडिटर ने उसका उत्तर मिला है कि इंसान अपने करियर की शुरुआत से जिस तरह से फैसले लेता रहता है उसका नतीजा उसे हमेशा मिलता रहता है। मुझे लगता है कि मैंने अपने करियर में जो फैसले लिए उसी की वजह से मुझे हमेशा अलग अलग तरह के किरदार निभाने के अवसर मिले, आज भी मिल रहे हैं। इसके अलावा मैंने एक ही तरह के किरदार कभी नहीं निभाए, मैंने हमेशा लंबी दौड़ पर ही जोर दिया है। तो इस तरीके से वो इसका उत्तर जो है वो दे रहे हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि अर्जुन कपूर का मानना है कि फिल्मों के प्रति आपका जो पैशन और समझ है उससे वह प्रभावित है। तो अब वो इसका उत्तर दे रहे हैं कि मुझे लगता है कि मुझे अभी भी फिल्मों को लेकर बहुत कुछ सीखना है। जहां तक पैशन का सवाल है तो ये होता है कि फिर नहीं या फिर नहीं होता है। मुझे फिल्मों का पैशन है, मैं जितनी ज्यादा फिल्में देखूंगा, जितनी ज्यादा से ज्यादा युवा कलाकारों से मिलूंगा, जितना घूमूंगा उतना मेरा ज्ञान बढ़ेगा। यह अर्जुन का बड़प्पन है कि वो मेरी इतनी तारीफ करता है। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया कि अपनी बेटियों को लेकर आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने उसका भी उत्तर दिया है। तो एक साक्षात्कार में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका जो उत्तर है वो वहां पे लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा ये साक्षात्कार है ये हमारा खत्म होता है, जिसमें हमने विभिन्न प्रश्नों पर बात करी। अगला प्रश्न है कि 57 साल की उम्र में भी आप 35 साल के युवा जैसी ऊर्जा का जो राज है वो रखते हैं, तो इसके पीछे का क्या राज है। तो
वो कहते हैं कि कुछ लोग शराब पीते हैं और अपनी एनर्जी का सही उपयोग जो है, कुछ लोग शराब पीते रहे लेकिन मैं अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल करता था, घर परिवार और अपनी सेहत पर ध्यान दिया था, तो इस तरीके से जो है आज मेरा जो सेहत है वो अच्छा बना हुआ है। आपने प्रचार के लिए कभी चालू तरीके नहीं आजमाए, फिर वो इनसे ये चीज पूछ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि जो सब कर रहे हैं वो मैंने कभी नहीं किया। जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो उनके सामने आप खुद को किस तरह से पेश करते हैं, यह बात जो है बहुत ज्यादा मायने रखती है। मैं प्रचार के लिए झूठे संबंधों की खबरें उड़ाता तो उसका असर मेरे बच्चों पर पड़ता, तो इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। तो ये हमारा एक साक्षात्कार था और इसी साक्षात्कार के साथ जो हमारा दूसरा अध्याय है वो यहाँ पर हमारा खत्म होता है। बच्चों, आप इन अध्यायों में जितने भी प्रश्न मैंने आपको बताए हैं, जरूरी है जिन पर मैंने स्टार मार्क किया है उनको आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। वो परीक्षा की दृष्टि से जरूरी है, परीक्षा में आपसे पूछ लिए जाते हैं। साक्षात्कार क्या होता है, विचारीय लेखन क्या होता है, स्तंभ लेखन क्या होता है, रिपोर्ट क्या होती है, आपसे इन पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इनको थोड़ा थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो मेरी आज की क्लास यहाँ पर खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपने जो भी पढ़ा आपको वो सब कुछ समझ आया होगा। तो बच्चों जुड़े रहिए आप पढ़ लो इंडिया मंच के साथ। धन्यवाद।